हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर 8th क्लास ऑफ ईवीएस। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम 300 टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं ईवीएस के। तो इसी सीरीज में 8th क्लास के साथ मैं आपके सामने हूं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन्वॉल्व्स बर्निंग वेस्ट इन स्पेशली डिजाइन लैंडफिल्स। हिंदी में बता देता हूँ। अपशिष्ट निपटान की किस विधि में विशेष रूप से डिजाइन किए गई लैंडफिल में कचरे को दफनाना शामिल है। मतलब क्या है, किसी गड्ढे को खोदकर उसके अंदर कचरे को दफनाना क्या कहा जाता है। इनमें से आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट रिसाइकलिंग, इंसिनेरेशन, कंपोस्टिंग या लैंडफिलिंग। देखिए, आप में से कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि जैसे गड्ढे में जब हम कचरे को दफनाते हैं तो बेसिकली उससे खाद बन जाती है, ठीक है। बट वो खाद बनाना, कंपोस्टिंग करना, दिस इज नॉट अ मेथड। ये वो मेथड नहीं है। इस मेथड का जो नाम है वो होगा आपका लैंडफिलिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लैंडफिलिंग कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम क्या करें, कचरे का निपटारण कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंडफिलिंग। अगर आप गड्ढे को खोदकर उसके अंदर कचरे को दफना रहे हैं, इट मीन्स लैंडफिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने बताना है इनमें से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी फूड स्क्रैप, ऑप्शन सी प्लास्टिक बॉटल्स या ऑप्शन डी यार्ड वेस्ट। देखिए, जो आपके कागज है ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और जो आपके फूड स्क्रैप है, जो खाने से बचा हुआ खाना है या फूड स्क्रैप है, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन जो सी है, जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं, ये बायोडिग्रेड नहीं होती। प्लास्टिक बोतल बायोडिग्रेड नहीं होती, ठीक है। इनको अपघटित नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जो प्लास्टिक बोतल्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच टाइप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बर्न्स वेस्ट एट हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड जनरेट एनर्जी। मतलब क्या है कि कचरे को हाई टेम्परेचर पे, उच्च तापमान पे हम क्या करते हैं, जला दें और उससे हम ऊर्जा उत्पन्न करें। इसको हम क्या कहेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लैंडफिल, सेकंड है कंपोस्टिंग फैसिलिटी या खाद बनाने की सुविधा, ऑप्शन सी है इंसिनेटर या भस्मक, या ऑप्शन डी रिसाइकलिंग। देखिए, रिसाइकलिंग में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, चीज़ों को जैसे प्लास्टिक बोतल्स हैं, हम उनको दोबारा से फिर एज ए न्यू प्रोडक्ट के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। दिस मीन्स रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में हम किसी एक वेस्ट को दोबारा से उसको प्रोसेस करके हम एक न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग, ठीक है। लैंड फिलिंग का हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा हमने कि क्या गड्ढा खोद के उसके अंदर कचरे को दबाना क्या है, लैंड फिलिंग है। और कंपोस्टिंग फैसिलिटी, इसमें हम जलाते नहीं है बेसिकली, ठीक है। कंपोस्ट बनाने के लिए हम कचरे को जलाते नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बच गया ऑप्शन सी, इंसिनेरेशन। इंसिनेरेशन में हम क्या करते हैं, हम कचरे को जला देते हैं। और कचरे को जला के हम सिर्फ जलाते नहीं है, सिर्फ जला के खत्म नहीं कर रहे, हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब हम कचरे को जला के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इंसिनेरेशन, ठीक है। और जो ये वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इंसिनेटर या भस्मक, ठीक है। आप इसको हिंदी में बोल सकते हो, जो प्रोसेस जो हो जाएगी वो हो जाएगी भस्मीकरण। भस्मीकरण, ठीक है, भस्मीकरण हो जाएगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ये लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन था
और आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन देखा, पढ़ा, समझा और अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख रहे थे वो, ठीक है, और उन्होंने मेरी ही गलती को बताया कि मेरा वहाँ आंसर गलत था। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये वो आंसर क्लियर कर रहा हूँ कि वो मेरा आंसर गलत था, बिल्कुल वो मेरा आंसर गलत था। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ ऐड किया है ताकि कोई भी ये संभावना ना रहे कि आपके मन में ये ना रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, गलत आपको बता दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए ही मैंने इसमें ये ऐड किया है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, न्यूक्लियर फैमिली बेसिकली होती क्या है? न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे होते हैं और उनके माता पिता होते हैं, मतलब दो जनरेशन नहीं होती हैं, सिर्फ दो जनरेशन होती हैं, माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बच्चे, माता पिता और दादा, नहीं, तीन जनरेशन नहीं होती, दो जनरेशन ही होती हैं, बच्चे और उनके माता पिता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो मैं दोबारा से फिर ये बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फैमिली हम उस फैमिली को कहेंगे कि इस फैमिली के अंदर इंक्लूड हो पेरेंट्स और उनके बच्चे, ठीक है। बेसिकली यहाँ मैंने तीन क्वेश्चन ऐड किए हैं, लास्ट क्लास के तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किए हैं टू करेक्ट देयर आंसर, ठीक है। उनके आंसर को मैंने ठीक करने के लिए यहाँ पर ऐड करे हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कॉल्ड? जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपसे पूछ रहा है कि आप मिट्टी को जो पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनानी है, आपको किससे बनानी है? आपको ऑर्गेनिक वेस्ट से बनानी है, जैविक कचरे से बनानी है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंसिनेशन नहीं, इंसिनेशन हम काफी बार इस नाम को पढ़ चुके हैं। इंसिनेशन होता है कचरे को जलाकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना। लैंड फिलिंग भी हम पढ़ चुके हैं। लैंड फिलिंग क्या है? गड्ढे को खोदकर उसके अंदर कचरे को दबाना इज लैंड फिलिंग। रिसाइकलिंग होता है किसी एक प्रोडक्ट को दोबारा से उसको यूज करना। मान लिया एक हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया है और उसको दोबारा से हम नया बना के हम दूसरा नया प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस चीज को हम कहेंगे रिसाइकलिंग। मतलब हम वेस्ट मटेरियल को यूज करके कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो होगा हमारा बेसिकली रिसाइकलिंग, ठीक है। तो जो खाद बना रहे हैं हम जैविक कचरे से, जो हम खाद बना रहे हैं या वैसी मिट्टी बना रहे हैं जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, तो उसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंपोस्टिंग, ठीक है। बेसिकली आप मोस्टली इन शब्दों से परिचित होंगे, कंपोस्टिंग क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से क्या उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का लाभ है? देखिए, जो ये क्लास बेसिकली में हमने प्रिपेयर करी है, ये बनाई है हमने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल एथिक्स के ऊपर, जो एक मेन पार्ट है एनवायरमेंट का हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लाभ क्या होंगे, क्या बेनिफिट होंगे। आपका ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड पोल्यूशन, प्रदूषण में वृद्धि करना। ऑप्शन बी है रिड्यूस सोर्स डिप्लेशन, संसाधनों में कमी करना, संसाधनों की कमी में कमी करना। एंड सी है इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन या ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि करना। ऑप्शन डी है इंक्रीज पब्लिक हेल्थ रिस्क। देखिए, जब हम वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम पोल्यूशन नहीं कर रहे होते, हम पोल्यूशन नहीं करते भाई, ठीक है। हम अगर सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर कर रहे हैं, तो हम ग्रीन हाउस गैस को इमिट नहीं करते, ठीक है, और ना ही हम पब्लिक हेल्थ के रिस्क लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस्ड सोर्स डिप्लेशन, मतलब जो संसाधनों में कमी हो रही है हमें वो कमी नहीं होने देनी, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, अपने संसाधनों की कमी को रोकेंगे, ठीक है, अगर हम प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो। ओके भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
What is the term used for amount of waste generated per person in a given period? किसी निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पन्न कचरे की मात्रा के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? आपने बताना है इनमें से किस शब्द का उपयोग हम करेंगे जब एक निश्चित अवधि के अंदर एक व्यक्ति कचरे को उत्पन्न करता है या कचरा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट डाइवर्जन रेट या अपशिष्ट मोड़ दर, वेस्ट टू एनर्जी रेशियो या ऊर्जा अपशिष्ट से ऊर्जा अनुपात। ऑप्शन सी है वेस्ट कंपोजिशन एनालिसिस, अपशिष्ट संरचना विश्लेषण, या ऑप्शन डी है वेस्ट जनरेशन रेट। देखिए किसी भी एक टाइम पीरियड के अंदर अगर हम कुछ चीज माप रहे हैं तो बेसिकली हम रेट बता रहे हैं, रेट बता रहे हैं, और यहाँ पर वेस्ट जनरेट कर रहा है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम वेस्ट जनरेशन की ही रेट बताएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि किसी एक टाइम पीरियड के अंदर कोई व्यक्ति जितना कचरा उत्पन्न करता है वो बताएगा उसके वेस्ट जनरेशन रेट को, अपशिष्ट उत्पादन दर को, कचरा उत्पादन दर को। ठीक है, किसी एक टाइम पीरियड में एक व्यक्ति कितना कचरा उत्पादित करता है या कितना कचरा प्रोड्यूस करता है उसको हम कहेंगे वेस्ट जनरेशन रेट या अपशिष्ट उत्पादन दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स? एनवायरमेंटल एथिक्स की मुख्य चिंता क्या है? ऑप्शन ए है आपका प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, या ऑप्शन सी है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की रक्षा करना, या ऑप्शन डी है एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाना। देखिए समझते हैं एक एक करके। अगर हम कंसर्न कर रहे हैं किसके बारे में, एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में, तो हम यहां इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, ना ही हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को। ठीक है, जब हम एनवायरमेंटल एथिक्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये इंश्योर करते हैं कि हमें एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है भाई? एनवायरमेंटल एथिक्स बेसिकली रिलेटेड होंगे पर्यावरण की रक्षा करने से। ठीक है, पर्यावरण नैतिकता जुड़ी होगी किससे, पर्यावरण की रक्षा करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने फिर से ऐड किया है, इसमें एक वर्ड मिस हो गया था मेरे से, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। बीओडी स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि बीओडी किसके लिए यूज किया जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन बी है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, ऑप्शन सी है बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड, या ऑप्शन डी है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। देखिए ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो हमारा राइट आंसर है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी एक इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच एथिकल फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल? कौन सा नैतिक ढांचा सबसे बड़ी संख्या में लोगों की भलाई और खुशी पर केंद्रित है? मैं दोबारा से फिर पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। कौन सा नैतिक ढांचा, बेसिकली यहां पर प्रिंसिपल्स की बात चल रही है कि वो कौन सा प्रिंसिपल होगा जिसमें लोगों की भलाई, बड़ी संख्या में लोगों की भलाई हो और उनकी खुशी पर केंद्रित हो। ठीक है, तो इसको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। एंथ्रोसेंट्रिज्म में क्या होगा कि मानव को हम सेंटर में रखेंगे, बायोसेंट्री में पूरी बायोडाइवर्सिटी को हम सेंटर में रखते हैं। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म में हम इकोलॉजिकल सिस्टम को सेंटर में रखते हैं, और यूटिलाइजेशन में या उपयोगितावाद में हम जो उपयोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो यूटिलाइजेशन है उसको हम सेंटर में रखते हैं।
तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बायोसेंट्रिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच एथिकल प्रिंसिपल आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज हैव अ ड्यूटी टू मिनिमाइज हार्म टू द एनवायरमेंट। कौन सा वो नैतिक सिद्धांत है जो कहता है कि व्यक्तियों और समाजों का ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण को नुकसान को कम करें, मतलब जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको हम कम करें। ये कौन सा नैतिक सिद्धांत कहता है? ऑप्शन ए है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है एनवायरमेंटल जस्टिस, ऑप्शन सी है इंटी जनरेशनल इक्विटी, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, या ऑप्शन डी है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो जो वो प्रिंसिपल जो आपको कहे कि आपको पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना है, मतलब आपको ऐसे उपाय करने हैं कि उससे आपके पर्यावरण को या हमारे पर्यावरण को नुकसान जो वो कम से कम पहुंचे, तो वो इंक्लूड होगा किसमें? वो होगा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में। मतलब हम ऐसे प्रिकॉशनरी ऐसे कुछ समाधान निकालें जिसमें क्या हो, जिसमें हमारे पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। ठीक है, ऐसी सावधानियां बरतें हम, ऐसे प्रिकॉशन करें हम, पहले ही हम ऐसे प्रिकॉशन करें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे कोई भी काम करने से पहले। मान लीजिए कोई बिल्डिंग्स बन रही है, कोई फैक्ट्री लग रही है, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी हम डेवलपमेंट के जो काम करें, ये काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट को जो नुकसान है वो कम से कम पहुंचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू एड्रेस द सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से एक संभावित समाधान है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट हो रहा है, उसके इफेक्ट्स को हम कम करने के लिए हम कौन सा समाधान इनमें से कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है प्रमोटिंग डिफोरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए वनों की कटाई को बढ़ावा देना। अगर हम वनों की कटाई को बढ़ावा देंगे तो हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के साथ साथ उसको हम कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड है इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके। जो रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं या वो एक सर्कल के थ्रू, एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू वो दोबारा से फिर अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, ऐसे एनर्जी सोर्स में हम इन्वेस्ट करें। या ऑप्शन सी है इग्नोरिंग द साइंटिफिक सेंसेसिस ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे साइंटिफिक सेंसेसिस क्या रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हम कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी है एक्सप्लॉइटिंग फॉसिल फ्यूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आर्थिक विकास के लिए जीवाश्म ईंधन नहीं। अगर हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो भी जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो भी हम उसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो बचा ऑप्शन हमारा बी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें तो क्या कर सकते हैं हम? तो हम समाधान ढूंढ सकते हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं टू एड्रेस द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए जो हम समाधान ढूंढ रहे हैं उनमें हमारा एक समाधान हो सकता है कि हम उन ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें जो क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the term used for belief that nature has inherent value and should be protected regardless of its usefulness to humans? इस विश्वास के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है कि प्रकृति का अंतर्निहित मूल्य है और मनुष्य के लिए इसकी उपयोगिता की परवाह किए बिना संरक्षित किया जाना चाहिए?
मतलब कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, इसके अपने मूल्य हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें कि हम कितना यूज कर पाए, ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, ये हमारे काम आएगा या नहीं, इन चीजों को छोड़कर हमें अपने नेचर को संरक्षित करना है। ये किस शब्द के अंदर आएगा, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? आपके ऑप्शंस हैं डीप इकोलॉजी, बी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सी है एनवायरमेंटल प्रैग्मेटिज्म, या ऑप्शन डी है सोशल इकोलॉजी। देखिए, ये शब्द के नेचर के जो वैल्यूज हैं वो इनहेरेंट हैं, वो प्रकृति के अंदर ही हैं वो वैल्यूज। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बहुत डीप में। किसकी बात कर रहे हैं? हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, बहुत डीप इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी के अंदर ही हम बात करेंगे किसकी, कि जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो उसके अंदर ही समाहित हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उन वैल्यूज की सुरक्षा करनी चाहिए, वो हमारे काम के हों या ना हो, वो हमारे उपयोग के हों या ना हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका होगा डीप इकोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सैंड एंड प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन? निम्नलिखित में से किस तकनीक में रेत की आवाजाही को नियंत्रित करने और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बौद्धिक बाधाओं का उपयोग शामिल है? कि हम भौतिक बाधाएं उपयोग में लाएं, हम वो फिजिकल बैरियर बनाएं जिससे क्या हो, रेत की आवाजाही कम हो और मरुस्थलीकरण रुके। ये बात कर रहा है कि किसी भी एक लैंड के ऊपर जो रेत है या सैंड है वो ज्यादा ट्रेवल ना करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए। ठीक है, और वहां पर जो डेजर्ट ना फॉर्म हो, वहां पर मरुस्थल ना बने। तो ऐसा हम कर सकते हैं किसके अंदर, अगर हम रेत के टीलों को उनकी जगह पे ही रहने दें। जो रेत है अगर वो उसी जगह पर रहेगा तो फर्स्ट रेत की आवाजाही रुक जाएगी और दूसरा उससे मरुस्थलीकरण कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेत के टीलों का स्थिरीकरण। हम कुछ ऐसे उपाय करें कि रेत के टीले जहां पर हैं वो वहीं पर रहें। हम ऐसे कुछ फिजिकल बैरियर, कुछ दीवारें बना दें या कुछ और अदर मीन्स लगा के हम रेत के टीलों को उनकी जगह पर ही रोक दें, स्थिर कर दें हम रेत के टीलों को, तो हम क्या कर पाएंगे, तो हम रेत की आवाजाही को रोक पाएंगे और मरुस्थलीकरण काफी हद तक हम कम कर पाएंगे। जो बढ़ रहा होगा हम उसको रोक पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल बेनिफिट ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन? निम्नलिखित में से बंजर भूमि सुधार के सामाजिक लाभ क्या है? आपसे सामाजिक लाभ पूछ रहा है, सोशल बेनिफिट पूछ रहा है कि अगर हम वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन करें, अगर बंजर भूमि में अगर हम सुधार करें तो उससे क्या क्या सामाजिक बदलाव आएंगे, क्या क्या सामाजिक सुधार होंगे? आपका ऑप्शन ए है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, की रोजगार के अवसर बढ़े उससे। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कि उससे औद्योगिक प्रदूषण बढ़े। डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि कृषि की उत्पादकता में कमी हो रही है। ये ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों का विस्थापन। देखिए, जब हम बंजर भूमि में सुधार करके उसको कृषि लायक बना देंगे तो देखिए उसमें प्रदूषण में वृद्धि नहीं होगी,
कृषि उत्पादकता में कमी नहीं होगी। जो लोकल वहाँ कम्युनिटी है वो वही रहेंगे और वहाँ उस जमीन का यूज करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा होगा क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट इन इंडिया। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वो संगठन जिम्मेदार है जिसमें भारत में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन किए जाते हैं, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को। वो कौन सा संगठन जिम्मेदार है जो करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट इन इंडिया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या ऑप्शन डी है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले करता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहां आपको बिल्कुल ध्यान से आंसर करना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा फॉरेस्ट राइट एक्ट को भारत के अंदर। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो जिम्मेदार है कि वन अधिकार अधिनियम के जो भी काम है उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने फिर से ऐड किया है क्योंकि लास्ट क्लास में इसका आंसर गलत हो गया था। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट इमर्ज ऑन, पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकारों का उदय कब हुआ। आपके ऑप्शंस है 16 मई 1994, 20 मई 1994, 16 जून 1996 या 25 जून 1996। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 16 ऑफ मई 1994। 16 ऑफ मई 1994। तो ये हुआ कब था? ये 1994 में यूएन के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट एवर डिक्लेरेशन था। ये पहला एक निर्णय था, आप निर्णय बोल सकते हैं। ये पहला निर्णय लिया गया था किसके ऊपर? मानव अधिकार से, मानव अधिकारों के ऊपर। और मानव अधिकार कौन से? जो क्या है, जो पर्यावरण से संबंधित है। जो क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित ये एक पहला इंप्लीमेंटेशन था जो यूएन के अंदर लिया गया था। कहां पर? जेनेवा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हु वाज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट इन इंडिया विच एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। भारत में चिपको आंदोलन का अग्रणी कौन था जिसने वनों के संरक्षण की वकालत की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, या ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। देखिए, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन बेसिकली 1973 में शुरू हुआ था। कहां पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में 1973 को 1973 को चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और जो इसके मेन ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगर इनमें एक लेडीज का नाम पूछा जाए तो वो लेडीज कौन थी? वो थी गौरा देवी।
गौरा देवी। ठीक है। और इस आंदोलन का, चिपको मूवमेंट का इफेक्ट क्या हुआ? चिपको मूवमेंट का इफेक्ट ये हुआ कि 1980 के अंदर, 1980 के अंदर क्या बनाया गया? वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम। जो ये अधिनियम है, ये सफलता थी किसकी? ये चिपको आंदोलन की सफलता थी। और इस आंदोलन के बाद 15 साल के लिए वनों को काटने पर रोक लगा दी। वनों को काटने पर रोक लगा दी गई। ठीक है। और 1985 में, 1980 के अंदर वन संरक्षण अधिनियम आया और 1985 में, 1985 में कैबिनेट के अंदर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसके अंदर पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया। पर्यावरण मंत्रालय बना। ठीक है। अलग से एक मंत्रालय बना। ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय बना। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? फर्स्ट, मैं यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्टर लिख रहा हूं, EM लिख रहा हूं। ठीक है। जो हमारे पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर थे वो थे दिग्विजय सिंह झाला। दिग्विजय सिंह झाला। ठीक है। और अगर पूछा जाए अब कौन है, अब हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? अब हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। ठीक है। 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड में, पहले यूपी होता था ये, उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला जिसको चिपको आंदोलन कहा गया। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, जब पेड़ काटने लोग पहुंचे तो ये पेड़ों से चिपक गए। ठीक है। पेड़ों से चिपक गए और कहा कि आपको ये काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। मतलब इनका एक प्रोटेस्ट करने का ये तरीका था। तो इसी की बदौलत 1980 में WPA आया। ठीक है। और 1985 में पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ, जिसके हमारे पहले मंत्री बने दिग्विजय सिंह झाला और अब हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समुदाय के नेतृत्व वाली संरक्षण पहल का एक उदाहरण है? मतलब क्या है कि जो वहां के लोकल हैं, इसी एरिया के लोकल क्या कर रहे हैं, वहां के पर्यावरण को संरक्षित करने की पहल कर रहे हैं। ठीक है। उसका उदाहरण आपसे इनमें से पूछा गया है। आपके ऑप्शन है प्रोजेक्ट टाइगर, या ऑप्शन बी है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, या ऑप्शन सी है वेमनाड वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, या ऑप्शन डी है सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, ये है वेमनाड लेक और यहीं पर है वेमनाड वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेमनाड वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये ऐसा प्रोग्राम है जहां पर जो वहां की लोकल कम्युनिटी है वो इसको लीड कर रही है। ठीक है। वेमनाड लेक से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। वेमनाड लेक 2002 के अंदर रामसर साइट में शामिल हुई। रामसर साइट में। ठीक है। रामसर साइट आपको पता ही है, जो वेटलैंड से संबंधित एक कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है। उसके अंडर जो भी साइट निर्धारित करी जाती हैं उन सभी साइट को हम कहते हैं वेटलैंड साइट। ठीक है। और ये आपकी केरल राज्य के अंदर पड़ती है। और आपको पता है केरल का जो फेमस फेस्टिवल है वो है ओणम। और ओणम के अंदर इसी लेक में क्या होती है, बोट रेसिंग होती है।
बोट रेसिंग, ठीक है, या आप बोल सकते हो क्या, नौका दौड़ होती है, नौका दौड़, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में मेनली पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोट्टायम, ठीक है। तो चलिए, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।